हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पर जीके जीएस स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2 मैं कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। इसके पहले सेट नंबर 1 आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10,000, ठीक है, ये एक न्यू जो है सीरीज शुरू हुआ है, 10,000 जीके का न्यू सीरीज है, याद रखिएगा। जहाँ पे आपको जीके का हो गया, आपका साइंस का हो गया, स्टैटिक जीके का हो गया, ऐसे सारे सवाल जो भी होंगे स्टैटिक जीके, साइंस जीके से जितने भी सवाल बनेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, उनको सारे के सारे सेट बाई सेट लेकर मैं आता रहूँगा। तो आज सेट नंबर 2 में कराने वाला हूँ, जहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन मैं कराऊँगा। अच्छा, जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, 200 रुपये पे करेंगे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या अमेज़न पे से इस नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर, आपको विद इन सेकेंड आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखिएगा, यहाँ पे पल्लव वंश है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक अगर मैं बात करूँ तो इसके संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सी विष्णु, ठीक है। आंसर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आएंगे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सी विष्णु थे। फिर अगर सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि ठीक है, भारवी जो कि पल्लव वंश के थे, है ना, बात पल्लव वंश की हो रही है, तो पल्लव वंश से एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भारवी। भारवी जो कि एक पल्लव वंश के थे, इनकी एक प्रसिद्ध कृति का नाम है क्या, किरातार्जुनीयम, ठीक है। ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, सवाल नंबर 3 पर आते कि रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, ठीक है। रथ मंदिर का निर्माण कराया पल्लव वंश। बात पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के शासक कौन थे, एक महान शासक थे नरसिंह देव वर्मन, ठीक है। नरसिंह, नोट कर लीजिएगा, नरसिंह देव वर्मन, ठीक है। नरसिंह देव वर्मन, यहाँ पे लिख लीजिए नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे थोड़ा टिक कीजिएगा, नरसिंह इसको कर लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। ये तीसरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल है पल्लव वंश से। और ये रथ मंदिर को दूसरा और क्या कहा जाता है, एकासम मंदिर भी कहा जाता है। बात अगर पूछा जाए, ठीक है, ये रथ मंदिर है कहाँ पे एक्चुअली में, ये रथ मंदिर आपके महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। अब एक रथ मंदिर से अगर सवाल अगर अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या बन सकता है कि रथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ लिखवाया नरसिंह, यहाँ पे नरसिंह, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे एक सवाल ये है। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए नरसिंह देव प्रथम, तो यहाँ पे दोनों सवाल एक नहीं बल्कि अलग अलग है। नरसिंह देव प्रथम बोलेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश के संस्थापक, गंग वंश के संस्थापक, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम। यहाँ पर क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको, नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो दोनों, इसलिए दोनों एक साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों में कन्फ्यूजन आपको जो होता है करेक्ट वो ना हो। एक तो रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। अब आइए पल्लव वंश के जो बात हो रही थी रथ मंदिर का, तो रथ मंदिर को और किसके नाम से जाना जाता है, सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सबसे बड़ा मंदिर क्या है, इसका नाम क्या है, सबसे बड़ा मंदिर को युधिष्ठिर मंदिर कहा जाता है और सबसे छोटा मंदिर को द्रौपदी मंदिर कहा जाता है। बात हो रही थी कोणार्क का सूर्य मंदिर और यहाँ पे रथ मंदिर, तो रथ मंदिर का तो नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह देव प्रथम कोणार्क का। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा, ठीक है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। ये है सप्त पैगोडा, ये है ब्लैक पैगोडा। ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, और ये कहाँ है, उड़ीसा में। दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात हो रही थी यहाँ पे कोणार्क उड़ीसा। उड़ीसा में एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या, यहाँ की एक रथ यात्रा बहुत ही फेमस है, यहाँ की रथ यात्रा बहुत ही फेमस है, किसका, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ भगवान का, है ना, जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोणार्क में और कौन से जगह पे ये मंदिर है, पुरी, उड़ीसा की पूरी जगह है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। और ये जून जुलाई के महीने में, ठीक है, जून जुलाई के महीने में यहाँ पे इसका रथ यात्रा निकलती है। और यहाँ से जो रथ यात्रा जो निकलती है, ठीक है, उड़ीसा से के पूरी शहर से जो आपकी रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, ये इस
रथ यात्रा में कितने होते हैं, ठीक है। ये जो रथ यात्रा निकलती है, यहाँ से 3 रथ होते हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ के होते हैं, जगन्नाथ के होते हैं। दूसरा होते हैं आपके बालभद्र, बालभद्र के हो गए। और तीसरा सुभद्रा, है ना, सुभद्रा, सुभद्रा। यहाँ से यहाँ से जो रथ निकलता है और कौन से मंदिर जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा, गुंडीचा मंदिर, ठीक है, गुंडीचा मंदिर जाता है, ठीक है। यहाँ से कितने दिन, यहाँ पे 9 दिन का यहाँ पे विश्राम होता है। यहाँ से 3 जो रथ निकलता है 9 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। ऐसी धारणा है कि हाँ इनके मौसी का घर है, यहाँ पे 9 दिन के लिए रुकते हैं, फिर वापस कहाँ अपने घर आते हैं। और इसी को बहुधा यात्रा भी कहा जाता है, बहुधा यात्रा भी, या बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूरी उड़ीसा में एक और जगह है, एक जगह पुरी है, जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, यहाँ से 3 रथ निकलते हैं। जगन्नाथ मतलब कृष्ण को यहाँ पे बताया गया, ठीक है, भगवान कृष्ण को यहाँ पे बताया गया। अब बालभद्र इनके बड़े भाई बलराम को, ठीक है, बड़े भाई बलराम को बताया गया है। और इनकी बहन सुभद्रा को बताया गया। ये इन तीनों का जो है रथ निकलता है। और ये कहाँ जाता है 9 दिन के लिए विश्राम, 9 दिन के लिए यहाँ पे कहाँ पे गुंडीचा मंदिर तक पहुँचती, 9 दिन का विश्राम होता है। वापस यहाँ से अपने स्थान पे आते हैं। और इस पूरी यात्रा को, वापस आने की यात्रा को बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है, या गुंडीचा यात्रा भी लोग कहते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आते हैं चोल वंश के संस्थापक के बारे में। सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देकर दे दिया जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट वंश के कौन, तो कृष्ण प्रथम ने। तो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। और ये मंदिर है कहाँ, महाराष्ट्र में है। एलोरा से एक सवाल और भी बनेगा, 1-2 सवाल क्या 3 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। पहला 20 रुपये के जो आप नोट देखते हैं ना, इस पर किसका अंकित है, तो एलोरा का जो गुफा है, एलोरा का जो मंदिर है, ठीक है, उस पर इसका चित्र अंकित है। फिर अगर बात करते हैं एलोरा की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इसकी गुफा है, वहाँ कौन से धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, ठीक है, इन तीनों का क्या है यहाँ पर गुफा है, ठीक है। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों का गुफा है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक। तो तीनों बातें हो गया एलोरा के बारे में। एक तो 20 रुपये के नोट पर है, पहली बात। दूसरी बात, बौद्ध, हिंदू, जैन की गुफा है। यहाँ से एक और ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक और भी है, क्या, अजंता की गुफा। अब सवाल ये भी आएगा कि अजंता की गुफा कौन से धर्म को, यहाँ पे कौन सी धर्म की जो है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की है। जैसे कि आपको देखेंगे एलोरा की जो गुफा है, वहाँ पे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, हिंदू धर्म, तीनों के वहाँ पे भगवान की जो प्रतिचिन्ह है वहाँ पे है। वही अजंता की गुफा की मैं बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को बनेगी। और दोनों का दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु। अब यहाँ पे तमिलनाडु जो कि कांची एक जगह है, का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, पल्लव वंश ने कराया था, ठीक है, पल्लव वंश ने कराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कांची तमिलनाडु, ठीक है, कांची जगह है तमिलनाडु में, वहाँ कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था पल्लव वंश ने ही कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे। आगे सवाल है सौर मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी कहाँ है, महाबलीपुरम तमिलनाडु, और इसका निर्माण भी पल्लव वंश ने ही कराया था। तो दोनों बातें, तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो एक तो महाबलीपुरम एक जगह हो गया, दूसरा आपका कांची एक जगह हो गया। कांची में आपका कैलाश मंदिर, क से कांची और क से कैलाश मंदिर याद रखिएगा। और सौर मंदिर की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे, महाबलीपुरम। जो चीज़ महान चीज़ होता है वो सौर करता है, ऐसे ट्रिक करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो शासक के क्रम है, कौन कौन से शासकों ने यहाँ पे शासन किया, एक लंबी अवधि तक 1206 से लेकर 1200 यहाँ पे 90 तक लगभग शासन इन लोगों का रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के शासक के प्रमुख, तो पहले गुलाम वंश, फिर आएंगे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। गुल खिले तो सांस लो, या है ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ऐसे कोई भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक इस पर आप बना सकते हैं। तो पहला शासन होता है गुलाम वंश का, दूसरा शासन इसके बाद आता है खिलजी वंश का, तीसरा आता है तुगलक वंश का, चौथा आता है आपका सैयद वंश का, और पांचवा आता है लोधी वंश का, है ना। अब हम बात करेंगे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गुलाम वंश से ले लीजिए। गुलाम वंश की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना होती है 1206 में होती है, 1206 में होती है। और किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना।
इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना कराया। और अगर मैं पूछ लूँ इसकी मृत्यु होती चौगान खेलते वक्त क्या होता है? चौगान एक प्रकार का पोलो खेल है जिसमें जिस वक्त इस घोड़ा से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ इसको लाहौर में दफनाया जाता है ना, लाहौर में इसको दफनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गुलाम वंश का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक होता है। लाहौर, इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिर जाने से होता है और इसको दफनाया जाता है लाहौर में। ठीक है, आगे बात करेंगे लोधी वंश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है लोधी वंश। लोधी वंश से बहुत ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को बना, इसलिए मैंने लोधी वंश से कुछ सवाल पहले ले लिए हैं। जैसे कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। अगर पूछ लिया जाए आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था? सिकंदर लोधी। इसने आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था? सिकंदर लोधी ने। और आगरा को राजधानी किसने बनाया था? इसी ने बनाया था। चूँकि आगरा शहर की स्थापना किया था इसलिए शहर भी इसी को बनाया। तो इसलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पे लोधी वंश में सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता किसने लिखने वाला शासक कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी से अभी तक 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल और देखिए, सिकंदर लोधी से ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये भी सिकंदर लोधी। तो यहाँ पे सिकंदर लोधी से कितने सवाल हो गए? एक तो ये हो गए सिकंदर लोधी, दूसरा ये और तीसरा ये 3 सवाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, बाबर के बीच युद्ध होता है और इसके बाद बाबर क्या होता है? विजयी हो जाता है। बाबर इसमें विजयी होता है। इसके बाद जो है मुगल वंश का जो है स्थापना हो जाती है और मुगल वंश यहाँ से शुरू हो जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ये तारीख भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है इसमें। और अगर मैं बात करूँ इस युद्ध की 2-3 बातें खास बात हैं। ठीक है, 2-3 खास बातें क्या? पहला बात, यहाँ पे तुगलमा युद्ध नीति पहला। दूसरा, तोप खाने का पहली बार जो प्रयोग हुआ था इसी प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत के कौन से युद्ध में? प्रथम युद्ध में। 2 बातें याद रखिएगा, एक तो तुगलमा युद्ध नीति, दूसरा तोप खाने। अब देखिए यहाँ बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहाँ से एक आध सवाल तो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को बना है। जैसे बात करते हैं पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर के द्वारा ही लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध, तारीख 21 अप्रैल 1526। दूसरा होता है खानवा के युद्ध, 17 मार्च 1527। 27 में भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। और हर बार जीतता कौन है? विजयी कौन होता है? बाबर जो होता है। ठीक है, बाबर इसमें क्या होता है? हर बार विजयी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर हर बार क्या इसमें हो रहा है? विजयी हो रहा है। चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, चाहे चंदेरी का युद्ध हो या घाघरा का युद्ध है। ठीक है, अगर पूछा जाए खानवा का, अगर मैं बोलूँ खानवा कहाँ एक जगह है, भरतपुर में एक स्थान है राजस्थान में, यहाँ पे खानवा जगह जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में। दूसरा युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा बाबर के बीच में। अब कुछ लोग इस पर ट्रिक भी बनाते हैं, पानी पी खाना खा चल घर, ऐसे करके बहुत सारे ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें आप बार बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके कब हुआ? 29 जून 1528 में। क्योंकि ये सीरियल से याद रखिएगा, 1526, 27, 28, 29 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। पानीपत का युद्ध हो गया आपका, फिर आपका हो गया ये हो गया पानीपत का युद्ध हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। और लास्ट है आपका घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529 को में होता है, अफगान और बाबर के बीच में। अब यहाँ पे खानवा का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। जो खानवा का युद्ध है 1527 में होता है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा बाबर ने इसी युद्ध में दिया था। और दूसरा यहाँ पे खानवा के युद्ध की मैं बात करूँ, गाजी की उपाधि बाबर ने इसी युद्ध के विजय के बाद ली थी। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। तो खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। खानवा का युद्ध 1527, ठीक है, 1527 ईस्वी में इसकी होती है ना, युद्ध होता है, इम्पॉर्टेंट है। और
इसमें इम्पोर्टेंट क्या बनता है, क्या भाई, कि यहाँ पर जो जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया था बाबर ने, गाजी की उपाधि इसी विजय के उपरांत लिया था। बाबर ने दान देने के कारण खुद को किस उपाधि से, किसकी उपाधि ग्रहण की थी, तो बाबर ने दान देने के कारण खुद को कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, खुद को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं गुलाम वंश। मैं वही बात कर रहा था कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश है ना। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। इसके जो दामाद होता है इल्तुतमिश, जिसने कि इक्ता प्रणाली चलाई थी। गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक जो होता है समुद्दीन कैमूर्स। तो ये 3 बातें गुलाम वंश हैं। अब इसी में बात करते हैं बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। ये इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था, है ना। किसका गुलाम था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कहीं ना कहीं गुलाम वंश कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई गुलाम ही था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से कहाँ पे बैठता है, दिल्ली पर बैठता है। और इसने 2-3 बातें, इसकी 2-3 बातें, बलबन की 2-3 बातें याद रखिएगा। एक तो इसका जो वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली पर बैठता है। सिजदा एवं पैबोज प्रथा किसने शुरू की थी, बलबन ने की थी। यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। लोहा एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, बलबन ने ही अपनाया था। ठीक है, तो बलबन से हो गया बातें। अब बात करते हैं गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूँ खिलजी वंश के बाद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद कौन आता है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक के इसी वंश में इसका दूसरा जो शासक होता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी आता है। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की एक और बातें, जो कि घोड़ा दागने, ठीक है, घोड़ा दागने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने शुरू किया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी से ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से कि किस उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था, सिकंदर सानी से। ठीक है, खुद को सिकंदर सानी से खुद को विभूषित किया था। और इम्पॉर्टेंट बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण इसी ने करवाया था। फिर बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में हाल ही में जो हुआ था एनटीपीसी में पूछा भी गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत किसको नियुक्त किया था, मलिक याकूब को। ठीक है, दीवाने रियासत का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे ये जो दीवाने रियासत है इसका अर्थ क्या होता है ये भी जानिए। व्यापारियों पर नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालन करने वाले को कहा जाता था दीवाने रियासत। और ये किसको बनाया था, मलिक याकूब को। कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, जब खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक। अब इसने क्या किया था, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला ये प्रथम शासक कहलाया गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके बाद कौन शासक इसका बनता है तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक को इसके किस नाम से जाना जाता है, दूसरा इसका नाम था उगलू खां या जूना खां के नाम से जाना जाता था। जब ये गद्दी पे बैठा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा, दौलताबाद। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सवाल पूछा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रहेला किसकी लिखी पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक है। और इस पुस्तक में किसकी घटनाओं का वर्णन किया गया, यही मोहम्मद बिन तुगलक की घटना के, इसके समय की घटना का वर्णन किसमें किया गया है, रहेला पुस्तक किसकी लिखी, इब्न बतूता की। बात करते हैं तुगलक वंश। ठीक है, अब इसके बाद तुगलक वंश का अगर मैं बात करूं कि तुगलक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक, अब बात करते हैं कि तुगलक वंश के बाद दूसरा कौन वंश आता है, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का ये सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां, जो कि तैमूर लंका कौन था, सेनापति था। अगर मैं पूछ लूँ सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। तो इससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं, 1-2 सवाल जो कि आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ आते हैं मैसूर के बारे में बात करते हैं। मैसूर के संस्थापक कौन था, हैदर अली था। इसके पुत्र का नाम क्या था, टीपू सुल्तान। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि देखिए, अगर ये
ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में होता है। कब? 1799 में। ठीक है, 1799 ये युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर मैं बात करूँ, खास बात ये था कि इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्लेजली कर रहा था। वही बात करते हैं मैसूर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान कर रहा था। अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तो अगर मैसूर पर पूछ लिया जाए मैसूर पर किसका प्रभाव था, तो मैसूर पर प्रभाव था फ्रांस का। ठीक है, मैसूर पर किसका प्रभाव था? फ्रांस का प्रभाव था। लेकिन फ्रांस और अंग्रेज की क्या बनती तो थी नहीं, है ना। फ्रांस और अंग्रेज की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, तो फ्रांस की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए अंग्रेज और मैसूर के बीच क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ। चूँकि फ्रांस का इस पर प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं मैसूर इंडायरेक्ट वे में भले ही मैसूर है, लेकिन एक तरह से ये फ्रांस की लड़ाई थी। किसके बीच? अंग्रेज के बीच की लड़ाई थी। तो इसमें इस युद्ध क्षेत्र, अगर इस युद्ध में मैं बात करूं, अंग्रेजों का नेतृत्व बेलेजली कर रहा था, वहीं मैसूर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान। और इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं टीपू सुल्तान से 2-3 बातें। ये कौन से क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य था। और स्वतंत्रता का वृक्ष उसने कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और सवाल देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने भारत में शक्तियों का पृथक्करण करने के लिए किस कोड का स्थापना किया था? कॉर्नवालिस कोड 1793 में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था, अगर मैं बात करूँ भू राजस्व व्यवस्था में, तो भारत के अगर मैं बात करूँ, ये 3 क्षेत्र थे। एक तो यहाँ पे बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे मद्रास वाला क्षेत्र, और यहाँ पे आपका जो आपका पश्चिम उत्तर भारत हो गया वो। तो यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त होता है। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र था ये। ठीक है, यहाँ पे पहला कर लीजिए, तो ये पहला हो गया। अगर बात करो दूसरा, रैयतवारी, ये क्या हो गया? दूसरा रैयतवारी। यहाँ पे दूसरा जो कि मद्रास वाले क्षेत्र में था। व्यवस्था किसके द्वारा दक्षिण भारत में लागू किया गया? कर्नल रेड और मोरो के द्वारा। फिर तीसरा होता है आपका महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था। किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था से यहाँ 3 सवाल ध्यान रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था? और रिपन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, 1881 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? इंडिया स्ट्रगल लिखी जो पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। और इनके जन्मदिन दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। कब? 23 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? 1787 में। वहीं बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे असहयोग आंदोलन की अगर बात कर ली जाए 1920 में, तो किसके खिलाफ ये शुरू हुआ था? एक तो रॉलेट एक्ट हो गया पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया दूसरा। ठीक है, तो एक तो और आपका 1919 में क्या चल रहा था? एक तो रॉलेट एक्ट हो गया, फिर आपका हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और एक खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन होता है। और इसको स्थगित कब कर दिया जाता है? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि स्थगित क्यों हुआ था। इसका रीज़न है चौरा चौरी घटना। कब होती है? 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण ये आंदोलन स्थगित कर दी जाती है। अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे 1920 की बात हो रही है। ठीक है, बात 1920 की हो रही है, तो असहयोग आंदोलन हो रही है, इस समय हो रहा था। वही बात करते हैं, असहयोग आंदोलन स्थगित होता है 12 फरवरी 1922 को। तो 1922 में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और बनेगा कि ये जो घटना ये स्थगित होने का कारण क्या था? चौरी चौरा घटना क्यों होता है? देखिए यहाँ पे, इसलिए कि गोरखपुर जिला एक है जहाँ पे गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला एक जगह है चौरा चौरी नामक स्थान, जहाँ पे ये
असहयोग आंदोलन आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है, एक थानेदार सहित 21 सिपाही की इसमें मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसके कारण से गांधी जी को गांधी जी को इसके लिए 6 वर्ष का क्या होता है, 6 वर्ष का इसमें सज़ा हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते सवाल पे, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय था कौन, चेम्सफोर्ड, ये भी याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। 1920 की घटना थी, इसी समय क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी बात अभी मैंने बताया भी था आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लिंत्सगो, आपका 1942 में। ठीक है, फिर आगे देखते सवाल पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 का अधिवेशन था, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष इसमें थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक, फिर आगे बढ़ते सवाल पे, आगे जो सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनमन गण, ठीक है, जन गण मन गाया गया था, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और इसमें अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वही बात करते हैं अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगीत की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राष्ट्रगीत का, वंदे मातरम, अच्छा राष्ट्रगीत हो गया, अच्छा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया, ये बात ध्यान रखना आपको। और इस गीत को गाने में समय कितना लगता है, 1 मिनट 5 सेकेंड। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित, इसके गायन का समय जो है 52 सेकंड है। और जो ये जनगण गण है, इसके वर्तमान संगीत में धुन को किसने बनाया था, श्रेय इसके अब बनाने का श्रेय जाता है, श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते सवाल पे, राष्ट्रगान, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगान का, ठीक है, मैं बात करूँ राष्ट्रगान का, तो राष्ट्रगान जनगण मन को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रपति को 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ठीक है, चलिए तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण मैंने सवाल करे हैं आप इसको ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल आने वाले हैं। और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं फिर से आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पीडीएफ के लिए फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से इस नंबर पे पे कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ 10,000 जीके की मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।